नमस्कार, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आज सुनिए मशहूर लेखिका निशी पाल सूरी जी की लिखी कहानी। मिसेज सूरी आईसीएससी हाई स्कूल के वाइस प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड हैं और इनकी अनेकों पुस्तकें प्रकाशित एवं चर्चित हुई हैं। आप अनेकों साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थाओं से न सिर्फ जुड़ी हैं बल्कि सम्मानित भी होती ही रहती हैं। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी को अंत तक अवश्य सुने और पसंद आए तो लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है सुनहरी यादें। शहर की भीतरी भाग का पुराना मोहल्ला, इसमें मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोग मिलजुल कर रहते थे। यह मोहल्ला वर्गाकार था। चारों ओर 4 गलियां थी जो बाहर की मुख्य सड़कों से जा मिलती थी। इनमें कुछ पक्के और कुछ आधे कच्चे आधे पक्के मकान थे। बीच में खुला स्थान था जिसे चारों ओर बल्लियां और तारों की बाड़ लगाकर पार्क की संज्ञा दे दी गई थी। कहीं कहीं कुछ घास उगी थी, बाकी जगह बस यूं ही खाली पड़ी थी। एक और पीपल का एक बड़ा सा पेड़ था। सच पूछिए तो यह पार्क कम और मोहल्ले के हर घर का एक्सटेंशन ज़्यादा था। किसी परिवार में कोई भी खुशी गमी का अवसर होता तो आवश्यकता अनुसार सामियाने टंग जाते और फर्श बिछ जाते। जाड़ों में मोहल्ले की औरतें चटाइयाँ बिछाकर धूप सेकती तो गर्मियों में मर्द अपनी चारपाइयाँ बिछाकर रात को सो भी जाते। शाम को इस पार्क में खासी रौनक होती। एक कोने में मोहल्ले की लड़कियां बैठकर गपशप करती तो दूसरी ओर लड़कों का अड्डा जमता। बुजुर्ग भी कहाँ पीछे रहते। एक कोना उनका भी होता और छोटे बच्चे पूरे पार्क में दौड़ते फिरते। लड़कियों में 4 की खास दोस्ती थी। एक थी देवकी, जिसके बाबूजी की चौक में कपड़े की दुकान थी। अच्छा खासा खाता पीता घर था। 2 भाइयों की लाडली बहन, सो सब उसे देवो कहकर पुकारते। देवकी का पक्का 2 मंजिला मकान पार्क के एक ओर था। उसके ठीक सामने पार्क की दूसरी ओर चंदो यानी चंद्रावती का पक्का 1 मंजिला मकान था, जिसका आंगन खूब बड़ा था। चांदो की एक बहन भी थी, कला। पिता फौज में थे जो अधिक समय बाहर ही रहते थे। गली के एक कोने में आधा कच्चा आधा पक्का खपरेल वाला घर रन्नों का था, जो कुम्हार थे। रन्नों के पिता और भाई घर के आंगन में ही चाक पर घड़े, मटकियाँ, कुल्हड़ आदि बनाते थे। चौथी थी कांता, जिसकी माँ नहीं थी, दादी ही घर की देखभाल करती थी। पिताजी सरकारी नौकर थे। दीदी का विवाह हो चुका था और भैया कॉलेज में पढ़ता था। रोज चारों सखियां पार्क में अवश्य मिलती, हंसती और बतियाती। आवाज़ जरा भी ऊंची होती तो पास से ही किसी सीनियर की आवाज़ आती, ए लड़कियों, इतनी जोर से हाहा ही मत करो, धीमे बोलो। इस वार्निंग से हंसी तो क्या रुकती, हाँ, दुपट्टा मुंह में दबाकर आवाज़ दबाने की कोशिश अवश्य की जाती। शाम का अंधेरा घिरने से पहले उन्हें घर वापस जाना होता था। सुबह साथ स्कूल जाना, साथ वापस आना, स्कूल का काम समाप्त कर शाम को पार्क में बैठकर बातें करना, यही उनकी दिनचर्या थी। जब गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई तो उनके पास समय ही समय था। तब दिन में भी किसी न किसी के घर में यह चौकड़ी जुटने लगी। तब एक दिन तय हुआ कुछ नया किया जाए। चलो गुड्डे गुड़िया की शादी की जाए, देवकी ने कहा। हाँ हाँ ठीक है, सब ने उत्साहपूर्वक समर्थन किया। लेकिन गुड़िया गुड्डा आएगा कहाँ से, किसी ने समयोचित प्रश्न उछाला। सब गंभीर सोच में पड़ गई। तभी कांता ने कहा, मेरी दादी बड़ी अच्छी गुड़िया बनाती है, चलो उन्हीं से कहते हैं। सब दौड़ी दौड़ी दादी के पास गई।
और उनसे एक गुड़िया और एक गुड्डा बना देने की प्रार्थना करने लगी। दादी मान तो गई, पर आवश्यक सामग्री जुटाना लड़कियों के जिम्मे रहा। देवो ने बाबूजी से कहकर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा मंगवा लिया। चंदो ने एक पुराने तकिए में से रुई निकाल कर दे दी। सुई धागा कांता ने दिया और आंख, कान, बाल, होठ आदि बनाने के लिए लाल और काला धागा रन्नो ले आई। रोज दोपहर को जब सब बड़े सो जाते तो ये तीनों चुपके चुपके घर से निकलकर कांता के घर पहुंच जाती। दादी घर का काम निपटा लेटने जाती, पर ये चारों पता नहीं कहाँ से आकर उनके सिर पर सवार हो जाती। सप्ताह भर के अंदर गुड्डा गुड़िया बनकर तैयार हो गया। आकार और सूरत शकल दोनों एक के से थे। बस गुड़िया के माथे पर एक लाल रंग की चमकीली बिंदी चिपका दी गई और गुड्डे की काली मूछें बना दी गई। अब सलाह होने लगी कि गुड्डा किसका होगा और गुड़िया किसकी होगी। रन्नो ने कहा कि वह लड़की वाली बनेगी, पर कुछ तो खर्च का ख्याल था और रन्नो का घर भी छोटा था, सो बारात को बिठाने खिलाने का विचार कर चंदो लड़की वाली बनी। रन्नो उदास हो गई तो उसे लड़के वाली बना दिया गया। गुड्डा रन्नो ने ले लिया और गुड़िया चंदो ने। एक सप्ताह बाद शादी का दिन तय हुआ और तैयारी शुरू हो गई। सबसे पहले दोनों के कपड़े बनने थे। देवो की माँ ने साफ साफ कह दिया, मुझसे सामान भले ही ले लो, पर मैं कुछ काम न कर सकूंगी। देवो की मौसी उसकी हम उम्र अपनी बेटी और उससे छोटे बेटे के साथ आई थी और फिर बड़े भैया के लिए लड़कियां भी देखनी थी, सो उन्होंने कुछ कपड़ों के टुकड़े और गोटा वगैरह दे दिया। चंदो की माँ ने दुल्हन के लिए कपड़े बनाने शुरू किए और रन्नो की माँ ने दूल्हे के लिए। दादी ने पहले ही काफ़ी काम कर दिया था, अतः उनको कुछ और कहने के लिए उनकी साहस न हुआ। रोज शाम को नई नई सलाह होने लगी। रन्नो ने बड़ी उदारता से कहा, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस बाराती का खातिर अच्छी तरह कर देना। खैर, शादी का दिन आ गया और शाम को धूमधाम से बारात निकली। मोहल्ले के लगभग सभी बच्चे इस विवाह में शामिल हुए, कुछ वर पक्ष की ओर से और कुछ कन्या पक्ष की ओर से। संख्या 15-16 के करीब होगी। सजे धजे दूल्हे को रन्नो ने उठा रखा था। छोटे छोटे लड़के लड़कियां तालियां बजाते बजाते आगे नाचते चल रहे थे। एक लड़के को एक खाली डिब्बा मिल गया था, सो वह ढोल बन गया। चंदो, कला, देवकी, उसकी मौसेरी बहन सानो और कांता ने बारात का स्वागत किया और आंगन में बिछी चादरों पर सबको बिठाया गया। चंदो की माँ ने पूरियां और आलू की तरकारी बना दी थी। कांता की दादी ने जब और घरों में हो रही तैयारी के बारे में सुना तो उन्होंने भी कुछ मठरियां बना दी। देवो ने अपने बड़े भैया से कहकर कुछ जलेबियां मंगवा ली थी। जब पत्तलों पर भोजन परोसा गया तो रन्नो इस खातिरदारी से बड़ी प्रसन्न और प्रभावित हुई। बार बार चंदो के गले लगकर आभार व्यक्त करने लगी। सब बारातियों ने छक कर खाया, फिर घरातियों ने खाया। 5 मिनट में फेरे हो गए। सब ने मिलकर आंगन की सफाई की और सब कुछ संभाल दिया। तब विदाई का समय आया। कन्या पक्ष की लड़कियों ने झूठ मूठ रोने का नाटक किया, पर चंदो गला फाड़ फाड़ कर रोई। सबने बहुत समझाया, पर उसका रोना थमता ही न था। बाद में पता चला कि अपनी जेब खर्ची से एक एक पैसा बचाकर फेरी वाले से 7 पैसे में गीलट के गहनों का एक सेट गुड़िया के लिए खरीदा था, वह भी चला गया था। अब रन्नो के घर में रौनक थी। उसने कमरे के एक कोने में पटरे पर एक कपड़ा बिछाकर दूल्हा दुल्हन को बिठा दिया। सब उसे बधाई देने और दुल्हन देखने आने लगे। मुंह दिखाई में किसी ने 1 पैसा दिया, किसी ने 2 पैसे। रन्नो ने भी मिठाई के तौर पर एक तस्तरी में कुछ बतासे रखे थे
जो वह सबको देती जाती थी। देवो ने सोचा कि वह तो रन्नो की खास सहेली है और फिर उसने सानो और उसके भाई को बारात में भी शामिल किया था, तो उसे कुछ विशेष उपहार दुल्हन को देना चाहिए। सानो के साथ सलाह की और अम्मा की पुरानी कपड़ों की गठरी में से एक साड़ी निकाली और उसमें से काट काट कर दुल्हन के लिए 2 साड़ियाँ, 2 लहंगे और 2 चुनरियाँ बनाई। कमरे में चुपचाप बैठकर दोनों सिलाई करती रही और भोजन का समय हो गया। देवो को लग तो रहा था कि लेट हो रही है, पर कपड़े भी तो बनाने जरूरी हैं। जब खाना खाकर सब सोने लगे तो दोनों चुपके से रन्नो के घर जाने की तैयारी में लग गई। सब कपड़ों को एक साथ बांधा पर लहंगे दुपट्टे के साथ ब्लाउज तो थे नहीं। साड़ी में से एक टुकड़ा काटा और 2 ब्लाउज बनाने के लिए साथ में रख दिया। अचानक सन्नो कुछ याद करके बोली, अरे देवो, दुल्हन के लिए इतना कुछ है और दूल्हे के लिए तो कुछ भी नहीं। हाँ, कहती तो तू ठीक है, देवो ने हामी भरी, पर अब मैं और कुछ नहीं कर सकती, पहले ही कितनी देर हो गई है। साथ ही वह अपनी पिटारी में खोजने लगी कि शायद कुछ मिल जाए। एक खोटी दुअन्नी उसके हाथ लग गई, जो कई बार प्रयास करके भी वह चला न पाई थी। बस यह दुअन्नी दे देंगे, उसको क्या पता चलेगा, देकर जल्दी ही घर आ जाएंगे। पूरी तैयारी करके वे रन्नो के घर पहुंची। अब फुर्सत मिली है तुझे आने की, रन्नो ने उलाहने के स्वर में कहा। उसके चेहरे पर बनावटी गुस्सा था। क्या करती, अब खाली हाथ भी तो नहीं आ सकती थी ना। यह कहते हुए उसने कपड़ों का बंडल उसके हाथ में दे दिया। वह कपड़े देख ही रही थी कि सन्नो बोली, ब्लाउज अपनी माँ से सिलवा लेना, हम नहीं सी पाई। रन्नो इतने सारे कपड़े देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। वह कपड़े गुड़िया के पास रख ही रही थी कि दोनों ने दुअन्नी गुड्डे के पास रख दी। इतना कुछ तो किसी ने भी नहीं दिया। अभिभूत हो उठी रन्नो और वह घर के भीतर भागी। एक कटोरी में थोड़ा सा आम का मुरब्बा ले आई और मिन्नत कर बोली, तुम लोग खाओ ना। लेकिन इन्हें तो वहाँ से भागने की जल्दी थी कि किसी ने खोटी दुअन्नी देख ली तो बड़ा बुरा होगा। बस एक एक बतासा लेकर दोनों घर भागी। उसके बाद जब भी रन्नो या उसके घर का कोई भी नजर आता तो देवकी का दिल धड़कने लगता कि अब ये खोटी दुअन्नी की शिकायत करेंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वर्षों बीत गए। देवकी का विवाह बम्बई में हो गया, पर वह हर साल अपने मायके जरूर आती है। अम्मा बाबूजी अब नहीं रहे। भाइयों ने उस मकान को तुड़वा कर वहाँ एक बड़ा तिमंजिला घर बनवा लिया है। देवकी जब भी यहाँ आती चंदो से अवश्य मिलती और दोनों पार्क में जाकर कुछ देर जरूर बैठती। एक बार जब वे पार्क में बैठी थी तो देवो ने उसे खोटी दुअन्नी वाली बात बताई और दोनों ठहाका मारकर हंस पड़ी। पर तब उन्हें टोकने वाली कोई आवाज़ वहाँ नहीं थी। बस उन दोनों की सुनहरी यादें चारों ओर बिखरी पड़ी थी। समाप्त। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।